ट्वेल्थ फेल पार्ट 6। जून गर्मी और उमस से भरे दिन। मनोज एक हाथ में थैला लटकाए रिश्ते के एक चाचा मूलचंद के साथ ग्वालियर की सड़क पर चला जा रहा है। दोपहर की चिलचिलाती धूप में वह पसीने में तरबतर हो गया है, लेकिन उसका मन आशा से भरा है। मूलचंद चाचा अपने साले त्रिलोकी के कमरे में पर पहुंच गए। चाचा ने त्रिलोकी से कहा, त्रिलोकी, मनोज MLB कॉलेज में BA करेगा, तुम इसका एडमिशन करवा देना। त्रिलोकी MLB कॉलेज में BA सेकेंड ईयर का स्टूडेंट था। उसने आश्वासन दिया, जीजाजी आप चिंता मत करो, मनोज को मैं अपने साथ ही रख लूंगा और इसका एडमिशन भी करा दूंगा। त्रिलोकी की बात से संतुष्ट होकर मूलचंद वापस चले गए। गणित से 12th में फेल होने के बाद मनोज ने दोबारा 12th की परीक्षा इतिहास, हिंदी, साहित्य, राजनीति शास्त्र विषय लेकर 55% से पास कर ली थी। अंग्रेजी में पासिंग मार्क्स आ गए थे। ग्वालियर आते समय माँ ने उसे 2000 रुपए दे दिए थे। पिता पिछले एक साल में केवल एक बार गांव आए थे। टेम्पो कोर्ट के आदेश के इंतजार में अभी भी थाने के बाहर पड़ा हुआ था। मनोज का एडमिशन MLB कॉलेज में हो गया। कॉलेज अचलेश्वर मंदिर के पास अंग्रेजों के जमाने की एक भव्य बिल्डिंग में स्थित था। त्रिलोकी ने बताया कि अटल बिहारी वाजपेयी भी इस कॉलेज के छात्र रहे हैं। मनोज इतने बड़े और प्रसिद्ध कॉलेज में पढ़ने के कारण अपने आप को खुशनसीब मान रहा था। त्रिलोकी का कमरा ललितपुर कॉलोनी में शंकर चौक के पास था, जहाँ से कॉलेज नजदीक ही था। मनोज त्रिलोकी के कमरे पर ही रहने लगा। कॉलेज में पढ़ाई का अच्छा माहौल था। शुरू में सब विद्यार्थी एक दूसरे से अपरिचित थे, लेकिन धीरे धीरे चेहरे जाने पहचाने लगने लगे। मनोज ने देखा कि कॉलेज में 2 तरह के लड़के हैं। एक वे जो आसपास के गांव से आए हैं, विकास भदौरिया, रविकांत द्विवेदी इसी वर्ग के छात्र थे। दूसरा वर्ग उन लड़कों का था जो ग्वालियर में ही रहने वाले थे। आर्थिक रूप से यह लड़के गांव के लड़कों से अधिक समृद्ध थे। ये लड़के स्कूटर या हीरो पुक से कॉलेज आते थे। अमित दीक्षित और मनीष इस वर्ग के छात्र थे। इन छात्रों की एक खासियत और थी, ये सभी छात्र पहले गणित और बायोलॉजी के छात्र थे। PET और PMT में असफल होकर BA के मैदान में कूदे थे। आज क्लास खाली थी। पेड़ के नीचे चबूतरे पर इन दोनों ग्रुप के लड़कों का जमावड़ा लगा हुआ था। सभी का परिचय आपस में हो चुका था, पर आज लड़कों के इतिहास पर चर्चा चलने के लिए किसी ने पूछा तो शहरी लड़के मनीष ने जवाब दिया, 12th में मेरा बायोलॉजी सब्जेक्ट था, 70% आए थे मेरे, पर मेडिकल एंट्रेंस में नहीं हुआ, इसीलिए BA करने लगा। मैं अब PSC की तैयारी करूंगा। विकास भदौरिया ने अपने करियर की अलग प्लानिंग की थी। उसने अपने घुंघराले बालों पर हाथ फेरते हुए कहा, मेरा सपना है टीवी पर रिपोर्टिंग करना। देश दुनिया की बड़ी खबरों को कवर करने वाला रिपोर्टर बनना चाहता हूँ मैं। एक दिन तुम लोग मुझे जरूर टीवी पर देखोगे। भदौरिया की बात सुनकर मनोज ने उसे उत्साहित करते हुए कहा, तुम जरूर बनोगे, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। मनोज की शुभकामनाएं सुनकर भदौरिया ने उत्साहित होते हुए कहा, धन्यवाद मनोज भाई। रविकांत द्विवेदी इंग्लिश लिटरेचर का विद्यार्थी था। वह लेक्चरर बनना चाहता था। अब मनोज की बारी थी। उसने सोचा कि यहाँ तो सभी लड़के होशियार हैं, अधिकतर तो 12th में फर्स्ट क्लास रहे हैं। एक तो वह गांव से आया है, वैसे ही उसे ये शहरी लड़के सीरियसली नहीं ले रहे होंगे यदि वह यह बता दे कि 12th में आर्ट में उसने 55% थे और उसके पहले एक बार गणित में वह फेल हो चुका है, तो इतने होशियार लड़कों के ग्रुप में उसे खड़ा भी नहीं होने दिया जाएगा। अच्छे लड़कों का साथ ही उसकी तरक्की का रास्ता बनाएगा, ऐसा वह जानता था।
इसीलिए उसने अपने दोस्तों से कहा, 12th में मैंने भी गणित से किया है, पर परसेंट थोड़े कम रह गए हैं। 65% आए थे। मनोज की हिम्मत 70% तक नहीं पहुंच पाई। उसने 65% से संतोष किया और महसूस किया कि वह इस ग्रुप के नजदीक आ गया है। वह जानता था कि यहाँ कोई किसी की मार्कशीट नहीं देखेगा, इसलिए झूठ बोलने के बाद भी पोल खुलने का कोई खतरा नहीं है। एक शहरी लड़के अमित दीक्षित ने तो जैसे धमाका कर दिया। उसने सभी को संबोधित करते हुए कहा, पीएससी का स्तर मेरे लायक नहीं है। मैं तो आईपीएस बनूंगा। मेरी पर्सनैलिटी पर तो पुलिस की वर्दी ही सूट करती है। रोमांच चाहता हूँ मैं लाइफ में। सब लड़के आश्चर्य से अमित का चेहरा देखने लगे। वहाँ खड़े लड़कों को अमित में भविष्य का वर्दी पहने पुलिस कप्तान नजर आने लगा। मनोज अमित की बात सुनकर बहुत प्रभावित हुआ। अभी किसी की भारी आवाज लड़कों को सुनाई दी, आप लोग क्लास के वक्त यहाँ बातें क्यों कर रहे हैं? सामने कॉलेज के प्रिंसिपल गोविंद प्रसाद शर्मा खड़े हुए थे। उनके शब्द कोमल किंतु भारी थे। जब कोई लड़का अपनी जगह से हिला डुला नहीं और किसी के मुंह से डर के मारे कोई आवाज नहीं निकली, तो भदौरिया ने हिम्मत की, सर आज पॉलिटिकल साइंस की सर छुट्टी पर हैं, इसीलिए उनका पीरियड खाली है। प्रिंसिपल सर जानते थे कि लड़के यदि इस तरह खुले मैदान में पेड़ के नीचे चर्चा करते रहेंगे तो कॉलेज में जो क्लास चल रही है उसको व्यवधान होगा तथा इन लड़कों को भी फ्री समय में गप्पे लगाने का शौक लग जाएगा। इसीलिए प्रिंसिपल सर इस आदत को ही विकसित नहीं होने देना चाहते थे। उन्होंने कहा, आप लोग क्लासरूम में चलिए, मैं आता हूँ। क्लास में पहुंचकर मनोज ग्रुप के सबसे स्मार्ट और सबसे महत्वाकांक्षी लड़के अमित के साथ बैठ गया। उसकी इच्छा अमित से दोस्ती करने की होने लगी, लेकिन अमित ने गांव से आए दुबले पतले मनोज से मित्रता करने में ज्यादा रुचि नहीं दिखाई। वह मनोज के पास से उठा और शहरी लड़के मनीष के पास जाकर बैठ गया। मनोज उसके इस व्यवहार से मन मसोह कर रह गया। प्रिंसिपल सर ने क्लास में आकर बातों के वक्त बर्बाद नहीं किया और लड़कों को सीधे पढ़ाना शुरू करते हुए पहला प्रश्न किया, क्या आप लोगों में से कोई मार्क्सवाद के बारे में कुछ जानता है? सब चुप। गणित और बायोलॉजी में 12th पास लड़कों को मार्क्सवाद के बारे में कुछ नहीं पता था। कुछ देर पूर्व आईपीएस बनने की इच्छा रखने वाला अमित दीक्षित भी मार्क्सवाद के बारे में कुछ नहीं जानता था। पूरी क्लास में सन्नाटा था। मनोज ने मार्क्सवाद के बारे में 12th की राजनीति विज्ञान में पढ़ा था। मार्क्सवाद के बारे में प्रिंसिपल सर को बताकर वह न केवल क्लास की नजर में बल्कि प्रिंसिपल सर की नजर में भी अपनी योग्यता सिद्ध कर सकता था। उसके लिए यह अच्छा मौका था। उसने हिम्मत करके अपना हाथ खड़ा किया तो प्रिंसिपल सर ने कहा, चलो इतनी बड़ी क्लास में कोई तो है जो मार्क्सवाद के बारे में कुछ जानता है। क्या नाम है तुम्हारा? मनोज ने प्रिंसिपल सर के साथ साथ पूरी क्लास को अपना नाम बताया। मनोज कुमार शर्मा। प्रिंसिपल सर ने कहा, बहुत बढ़िया मनोज, बताओ क्या जानते हो तुम मार्क्सवाद के बारे में? मनोज ने बताया, सर दुनिया में अमीर और गरीब दो वर्ग हैं। अमीर वर्ग अपने लालच के लिए गरीब वर्ग का शोषण करता है, इसीलिए गरीब वर्ग को अपने अधिकार अमीरों से छीन लेना चाहिए। यही कार्ल मार्क्स कहते हैं। उसे जितना और जैसा भी याद था वह बता दिया। प्रिंसिपल सर ने कहा, दोस्तों, यहाँ अमीर वर्ग को पूंजीपति और गरीब वर्ग को सर्वहारा कहा गया है। वेरी गुड मनोज, बैठ जाओ। इसके बाद प्रिंसिपल सर ने आधा घंटा मार्क्सवाद पर लेक्चर दिया। मनोज मंत्रमुग्ध हो सा सुनता रहा। घंटी बजने पर क्लास समाप्त हो गई। रविकांत द्विवेदी और भदौरिया ने उसे आज की उपलब्धि पर बधाई दी। भदौरिया ने मजाक में कहा, मनोज यार, मुझे तो लगता है हम अलग अलग गांव से आने वाले लड़के सर्वहारा वर्ग के हैं
और ग्वालियर की मूल निवासी स्कूटर मोटरसाइकिल से आने वाले स्मार्ट लड़के पूंजीपति वर्ग के हैं। आज तुमने क्लास में सर्वहारा वर्ग की नाक ऊंची कर दी। भदौरिया द्वारा की गई इस तारीफ से मनोज का चेहरा खुशी से चमकने लगा। ग्वालियर में मनोज के शुरुआती महीने स्थायित्व खोजने में ही बीत रहे थे। फीस और किताबों के बाद उसके घर से लाए पैसे भी खत्म होने लगे। 3 महीने उसे त्रिलोकी के साथ रहते हुए हो गए थे। त्रिलोकी के कमरे में उसका एक रूम पार्टनर केशव भी रहता था। इसीलिए उस कमरे में 2 की जगह 3 लोग हो गए। एक कमरे में 3 लोगों के रहने से त्रिलोकी को कोई कष्ट नहीं था, लेकिन उसके रूम पार्टनर केशव के विचार इतने सुलझे हुए नहीं थे। त्रिलोकी का रिश्तेदार होने के कारण केशव मनोज से अलग कमरा लेने के लिए सीधे सीधे कह नहीं पा रहा था, लेकिन वह चाहता था कि मनोज कहीं दूसरी जगह कमरा देख ले। केशव बीएससी कर रहा था। वह ज्यादातर समय किताब हाथ में लिए बैठा रहता था। बीएससी करने के कारण वह बीए करने वाले मनोज को पढ़ाई में कमजोर मानता था। एक दिन केशव ने मनोज से कह ही दिया, मनोज तुम अपने लिए जल्दी अलग कमरा देख लो। 3 लोगों के एक कमरे में रहने से मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब होती है। मनोज ने केशव का आश्वासन दिया कि वह जल्दी ही अलग कमरा किराए पर ले लेगा, लेकिन जब त्रिलोकी को इस बात का पता चला तो उसने केशव को आड़े हाथों लिया। केशव 3 लोग आराम से रह सकते हैं कमरे में। मनोज ग्वालियर में नया है, इसलिए पहले साल तो ये मेरे साथ ही रहेगा। त्रिलोकी ने मनोज को अपनी जिम्मेदारी मानते हुए केशव से स्पष्ट कह दिया। त्रिलोकी के निर्णय के विरोध में केशव कुछ नहीं कह पाया, लेकिन वह मनोज से चिढ़ने लगा। एक सुबह त्रिलोकी को किसी काम से अपने गांव जाना पड़ा। मनोज कॉलेज चला गया। केशव अकेला कमरे पर रह गया। कॉलेज में एक पीरियड खाली था। मनोज और रविकांत द्विवेदी ग्राउंड में एक बेंच पर बैठकर इंग्लिश विषय को बीए में चुनने को लेकर चर्चा करने लगे। रविकांत ने इंग्लिश के लाभ गिनाने शुरू किए। मनोज, आजकल इंग्लिश के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। इंग्लिश बहुत जरूरी है। मनोज इंग्लिश के नाम से ही घबराता था। उसने प्रतिवाद किया, लेकिन पीएससी में तो इंग्लिश की बहुत ज्यादा जरूरत ही नहीं पड़ती। रविकांत ने दृढ़ता से कहा, पर जिंदगी में पड़ती है, और किसने कहा है कि तुम पीएससी में सिलेक्ट हो जाओगे। अगर पीएससी में नहीं हुए तो हिंदी का झुंझुना तुम्हारा पेट भी नहीं भर पाएगा। इंग्लिश आपके लिए नौकरी के कई ऑप्शन खोल देती है। आप ट्यूशन पढ़ा सकते हैं। किसी भी स्कूल कॉलेज में इंग्लिश पढ़ाने वाले लोगों की डिमांड ज्यादा होती है। मनोज ने जब यह यथार्थ सुना तो घबरा गया। उसने पीएससी में सिलेक्ट न हो पाने के बाद की परिस्थिति पर विचार नहीं किया था। रविकांत ने कहना जारी रखा, भाई मनोज, आप पहले ही आर्ट जैसे अनुपयोगी सब्जेक्ट लेकर गलती कर चुके हैं। इन सब्जेक्ट के दम पर मार्केट में 4 पैसे नहीं कमा सकते। अब कम से कम इंग्लिश बची है, जिसे अच्छे से सीख कर अपना भविष्य कुछ तो सुरक्षित कर सकते हो। मार्केट आधारित भविष्य के हिसाब से उसने कुछ भी गलत नहीं कहा था। इसीलिए रविकांत से प्रभावित होकर उसने हिंदी साहित्य और इतिहास के साथ बीए में एक सब्जेक्ट इंग्लिश लिटरेचर रखने का निर्णय ले लिया। चर्चा में शाम के 4 बज गए। कमरे पर पहुंचकर उसने देखा कि वहां ताला लगा हुआ है। वह वहीं बैठकर केशव का इंतजार करने लगा। इंतजार करते करते 2 घंटे बीत गए तो उसे केशव की चिंता होने लगी। पास ही रहने वाले केशव के एक दोस्त के घर जाकर मनोज को पता चला कि वह तो अपने गांव डबरा चला गया है। ललितपुर कॉलोनी में त्रिलोकी के कमरे का ताला अब भी बंद था। उसकी चाबी केशव अपने साथ ले गया था। उसके लिए समस्या यह थी कि वह रात को कहाँ जाएगा। इतने बड़े शहर में इतने सारे मकानों के बीच मनोज रात को रुकने के लिए एक आदत छत ढूंढ रहा था, पर कोई आसरा उसे दिख नहीं रहा था।
उसे भूख लग आई थी। उसकी जेब में 20 रुपए ही बचे थे। उसने 20 रुपए के 2 छोले भटूरे खा लिए। अब बड़ी और भारी रात बितानी थी। मनोज को राजपूत बोर्डिंग में रहने वाला भदौरिया याद आ गया। वह राजपूत बोर्डिंग चला गया, लेकिन वहां जाकर पता चला कि भदौरिया बोर्डिंग में नहीं है, वह अपने गांव भिंड गया है। अब कोई रिश्तेदार या दोस्त पूरे ग्वालियर में मनोज का नहीं था जहां वह रात बिता सके। मनोज कॉलेज के बाहर अचलेश्वर मंदिर के पास बैठ गया। आज उसे महसूस हो रहा था कि रहने के लिए एक कमरा कितनी बड़ी उपलब्धि होती है। अचलेश्वर मंदिर के पास फुटपाथ पर कुछ भिखारी बैठे हुए थे। मनोज देर तक फुटपाथ पर बैठे इन भिखारियों को देखता रहा। कमजोर औरतें, बूढ़े बीमार आदमी मैली गठरियों को अपने पास रखे फुटपाथ पर सोने की तैयारी में थे। मनोज उन्हें देखकर अपना कष्ट भूल गया। वह तो आज पहली बार बेघर हुआ है। ये गरीब भिखारी तो रोज ऐसे ही रहते हैं। ये लोग क्या सोचते होंगे, क्या इच्छाएं होंगी इनकी, इनके लिए सुख क्या होता है। एक दो दुधमुए बच्चे अपनी माँ की छाती से चिपके हुए थे। क्या ये बच्चे भी जब बड़े हो जाएंगे तब ऐसे ही फुटपाथ पर सोएंगे। अपने कष्ट को भूलकर वह इन तमाम प्रश्नों में डूब गया, पर उसे इन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं मिल रहा था। धीरे धीरे सब भिखारी सो गए, लेकिन मनोज की आंखों में नींद नहीं थी। आज वह इन बेघरवार भिखारियों की सहयात्री था। उसकी वेदना आज इन भिखारियों की वेदना से घुल मिल गई थी। वह सोचता रहा कि क्या वह कभी इस काबिल हो पाएगा जब इन दो लोगों के दुखों को दूर कर सके। सारी रात उसकी जागते हुए कट गई। अपने कष्ट को भूलकर वह रात भर इन गरीब और मजबूर लोगों के बारे में सोचता रहा। सुबह उसने सुबह उसने पास ही नल पर जाकर मुंह धोया, पानी पिया और कटोरा तालाब के पार्क में जाकर बैठ गया। रात भर जागते रहने के कारण थके हुए मनोज को कटोरा तालाब के बेंच पर नींद आ गई। 2 घंटे सोने के बाद उसकी थकान कुछ कम हुई। अगले पूरे दिन वह कई बार कमरे पर गया, हर बार वहां ताला ही लगा मिला। अब उसके पास एक भी पैसा नहीं बचा था। उसने दूसरा पूरा दिन कॉलेज में गुजार दिया और रात भर भूखे पेट कटोरा तालाब की बेंच पर करवटें बदलते हुए बिता दी। बेघरवारी का तीसरा दिन मनोज के लिए बहुत कठिन होने लगा था। गांव जाने के लिए भी उसके पास पैसे नहीं थे। वह सुबह 7 बजे ही कमरे पर पहुंच गया, पर कमरा अभी भी बंद था। उसने ताले को पकड़कर हिलाया, लेकिन ताला हिलने से नहीं खुलने वाला था। निराश होकर वह कॉलेज चला गया, लेकिन थकान और भूख के कारण उसकी हिम्मत क्लास में जाने की नहीं हो रही थी। वह ग्राउंड में बेंच पर बैठ गया। बेंच पर बैठे बैठे उसने विचार किया कि ऐसे तकलीफें तो आएंगी ही, इन्हीं कठिनाइयों को तो पार करना है। इस विपरीत समय में भी मुझे धैर्य नहीं खोना है। मुझे पढ़ाई करना ही है, चाहे कुछ हो जाए। अचानक उसने अपने भीतर हिम्मत महसूस की। वह उठा और तेज कदमों में क्लास की ओर चल पड़ा। उसके बाद उसने लगातार 3 क्लास अटेंड की। उसने तय किया कि वह किसी के सामने रोएगा नहीं, गड़गड़ाएगा नहीं, किसी दोस्त से मदद नहीं मांगेगा। उसे लग रहा था कि इसी संघर्ष के रास्ते पर चलकर वह अपने जीवन में कुछ करने लायक बन पाएगा। उसे अब इस संघर्ष में अजीब सी संतुष्टि होने लगी थी। रात हो गई। 2 दिन से मनोज के पेट में अन्न का एक दाना भी नहीं गया था। भूख से बेहाल मनोज के शरीर में ताकत नहीं बची थी। उसे लग रहा था कि अब यदि उसे भोजन नहीं मिला तो वह चक्कर खाकर जमीन पर गिर जाएगा। चलते चलते वह ललितपुर कॉलोनी में सावित्री भोजनालय के सामने पहुंच गया। होटल के काउंटर पर एक 30 साल का युवक बैठा था, जो सावित्री भोजनालय का मालिक था। मनोज ने काउंटर पर बैठे मालिक से पूछा, मेरे पास पैसे नहीं है, क्या मुझे मजदूरी के बदले आपके यहाँ भोजन मिल सकता है? मनोज के इस वाक्य में निवेदन नहीं बल्कि भरोसा था।
जैसे वह अपना हक मांग रहा हो। भोजनालय के मालिक ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। दुबले पतले मनोज के चेहरे पर दाढ़ी थी, ढीले ढाले पैंट शर्ट गंदे हो गए थे, चेहरा कमजोर था, आंखें अंदर को धंस गई थीं। होटल मालिक ने कुछ सोचकर जवाब दिया, होटल में काम करने के लिए तो मैं मेरे पास पहले से ही वर्कर हैं। होटल मालिक की बात सुनकर मनोज निराश नहीं हुआ। उसने किसी उम्मीद के भरोसे कहा, मेरे लिए भोजन जरूरी है। पैसे न होने के कारण मैं मजदूरी करने भोजन भोजन करना चाहता हूँ। होटल मालिक के यहाँ सैकड़ों लड़के खाना खाने आते थे। कईयों के पास समय पर देने के लिए पैसे नहीं होते थे। वे उधार भी खाते थे। कई बार उधार वापस मिलता भी नहीं था। कई बार लड़के पैसा न होने पर रोनी सूरत बनाकर फ्री में ही खा जाते थे। होटल मालिक लड़कों की रग रग से वाकिफ था, लेकिन ऐसा कोई लड़का अथवा इस तरह का कोई प्रस्ताव इस होटल में पहले कभी नहीं आया था। होटल मालिक ने नौकर को आवाज लगाई, इन भाई साहब को एक थाली लगाओ। मनोज के सामने दाल, आलू गोभी की सब्जी, 5 रोटी और चावल से सजी थाली आ गई। वह खाना खाने लगा। उसका दिमाग शून्य हो गया था। आज का भोजन साधारण नहीं था। भोजन पाने का आज का तरीका भी साधारण नहीं था। रोज कितनी आसानी से भोजन मिलता है, कितना कठिन होता है कि पेट भर भोजन मिलना, यह आज मनोज को महसूस हो गया था। उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे, जिन्हें वह रोक रहा था। वह होटल मालिक की इंसानियत पर भी भावुक हो रहा था। भोजन करने के बाद वह होटल मालिक के पास गया। धन्यवाद, अब आप मेरा काम बताइए, मैं कुछ भी काम कर सकता हूँ। होटल मालिक ने फिर मनोज से रूबरू हो रहा था। आपने खाना खा लिया है, आपको इसके बदले मजदूरी करने की जरूरत नहीं है। तभी होटल में मनोज के कॉलेज का दोस्त रविकांत द्विवेदी आ गया। पूछने पर होटल मालिक ने उसे पूरी कहानी कह सुनाई। कारण जानकर उसने खाने के 30 रुपए निकालकर होटल मालिक की तरफ बढ़ा दिए, पर मनोज भोजन के बदले मजदूरी करने पर अड़ा रहा। इस सीन को अब होटल में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति देख रहा था। एक दाढ़ी वाला कमजोर सा लड़का खाना खाने के बदले मजदूरी करने की जिद पर अड़ा हुआ है। होटल मालिक उससे मजदूरी कराने को तैयार नहीं है। एक दूसरा लड़का थाली की कीमत 30 रुपए निकालकर अपने हाथ में पकड़ा है। बड़ा अजीब दृश्य था। रविकांत को भी नहीं पता था कि कॉलेज में सीधा सरल सा दिखने वाला मनोज इतना जिद्दी है। मनोज को जैसे किसी नशे में बोल रहा था। उसका दिमाग जैसे एक जगह आकर अटक गया था। उसको नहीं पता था कि यह जिद उसके भीतर क्यों और कैसे आ गई। उसने होटल मालिक से फिर कहा, यदि मुझे काम नहीं करने दिया जाएगा तो मैं यहीं खड़ा रहूंगा। आप होटल बंद कर देंगे तो होटल के बाहर खड़ा रहूंगा। तब तक खड़ा रहूंगा जब तक आप मुझे काम करने की अनुमति नहीं दे देते। 3 दिन सड़क पर बिताने के कारण उसे अभ्यास हो गया था। वह कह सकता था कि वह होटल के बाहर तब तक खड़ा रहेगा जब तक उसे काम करने की अनुमति नहीं मिल जाती। होटल मालिक के पास अब कहने को कुछ नहीं रहा। रविकांत को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह अपने हाथ में 30 रुपए लिए खड़ा था। होटल में उपस्थित कुछ लोग इस दृश्य पर हंस रहे थे। कईयों को मनोज में एक बेवकूफ अथवा अति आदर्शवादी लड़का नजर आ रहा था। होटल मालिक ने हार कर नौकर से कहा, इन भाई साहब को अंदर ले जाओ, ये बर्तन साफ करेंगे। नौकरों को अजीब लगा। इस होटल में कई लोग फ्री खाकर चले गए, कई उधार खाकर वापस नहीं आए, पर होटल मालिक ने कभी किसी से बर्तन नहीं धुलवाए। होटल मालिक का यह व्यवसाय था, पर उसने कभी भी पढ़ने वाले लड़कों को पैसों के लिए परेशान नहीं किया। फिर भी उसका होटल उसे बहुत कमा कर देता था। पर आज होटल मालिक को इस नौजवान की जिद ने मजबूर कर दिया।
होटल मालिक ने एक बार वही बात दोहराई तो नौकर मनोज को अंदर ले गया। मनोज के अंदर जाकर आधा घंटा तक बर्तन साफ किए। रविकांत होटल में बैठकर उसके बाहर आने का इंतजार करता रहा। मनोज ने वापस आकर होटल मालिक से कहा, भोजन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।